गुड इवनिंग एवरीवन, मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर से। तो आज जो हम लोग वीडियो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका एनटीपीसी वॉल्यूम 3 के रीजनिंग के डिस्कशन देखने वाले हैं सेट नंबर 15 के। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है एक बालिका की ओर इशारा करते हुए शिक्षक ने कहा, क्या कह रहा है, एक बालिका की ओर इशारा करते हुए शिक्षक ने कहा कि वह कौन है, मतलब वह बालिका कौन है, तो मेरी पत्नी के ससुर। पत्नी के ससुर का मतलब क्या हो गया, शिक्षक के पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है, मतलब वो पोती हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, तो पोती हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है, एक बालिका की ओर इशारा करते हुए शिक्षक ने कहा कि वह बालिका मेरी पत्नी के ससुर। तो आपकी पत्नी के ससुर कौन होंगे, आपके पिता। मतलब कि शिक्षक की पत्नी के ससुर मतलब शिक्षक के पिता, और शिक्षक के पिता की पत्नी मतलब कि शिक्षक के पिता की पत्नी मतलब शिक्षक की मां के इकलौते पुत्र मतलब शिक्षक हो गए, कि इकलौती पुत्री है वो बालिका, तो वह कौन हो जाएगी, तो वह उस लड़की का शिक्षक से क्या संबंध है, पुत्री का। सर इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो देख लो, मेरी मतलब क्या हो गया, शिक्षक, मेरी का मतलब शिक्षक, कौन हो गया, शिक्षक। तो शिक्षक कहता है कि वह बालिका जो है, मान लो कि ये शिक्षक है, शिक्षक कहता है कि वह बालिका कौन है, मेरी पत्नी के ससुर, मतलब कि ये हो गए ससुर, हो गए कि नहीं हो गए। वही कह रहा है कि मेरी पत्नी के ससुर, तो ससुर क्या कह रहा है कि मेरे पत्नी के ससुर, तो ससुर का मतलब क्या हो गया, शिक्षक के पिता हो गया, कि पत्नी के इकलौते पुत्र। अब इनकी पत्नी के इकलौते पुत्र तो शिक्षक खुद हुए, कि इकलौती पुत्री है मतलब यह वो लड़की यानी कि बालिका हो गई। तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि उस लड़की का शिक्षक के से क्या संबंध है, तो पुत्री का संबंध है, ऑप्शन बी। तो बताइए 31 का जो ऑप्शन चला गया वो बी चला गया। कोई डाउट, क्लियर है। तो इसको ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट भी बनता है। मान लो कि आप शिक्षक हो, एक बालिका की ओर इशारा करके कह रहे हो कि मेरी पत्नी के ससुर, पत्नी के ससुर मतलब पिता की पत्नी मतलब कि माँ के इकलौते पुत्र, माँ का इकलौता पुत्र शिक्षक ही होगा, और उसकी इकलौती पुत्री वह बालिका है, मतलब कि वह पुत्री होगी। तो पहला क्वेश्चन में कोई डाउट, क्लियर हो गया। चलिए क्लियर हो गया, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 32, यदि वर्णमाला के अंतिम अर्ध वर्णों को उलट दिए जाए तो अंतिम अर्ध के किस वर्ण की स्थिति वही रहेगी। मतलब कि देखिए ए से एम और एन से जेड, इसको बोलते हैं हम लोग प्रथम और इसको बोलते हैं द्वितीय। अंतिम अर्धवर्ण, अर्धवर्ण का मतलब आधे। अब इसको अगर आप जेड से एन लिखते हैं तो टी जो होता है वो मिडल में होता है, टी मिडल में होता है, और इसमें जो होता है वो जी मिडल में होता है। तो जो चीजें मिडल में होती है उसको आप दाएं से बाएं लिखिए कि बाएं से दाएं लिखिए, वो अपना जगह नहीं छोड़ता है। तो दूसरे वर्ण में आज के बाद याद रखिएगा कि टी की स्थिति नहीं बदलती है, जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूं, NOPQRSTUVW और Z। अब इसको हम उल्टा लिखते हैं, अर्धवर्ण को उल्टा, NOPQRSTUVWXYZ। तो आप देखेंगे कि सबकी स्थिति बदल गई सिवाय टी की, टी अपने जगह पर ही है। तो वही कह रहा है, तो अंतिम अर्ध के किस वर्ण की स्थिति वही रहेगी, तो टी की। तो आज के बाद याद रखना कि जब अल्फाबेट के प्रथम भाग को उल्टा लिखा जाता है तो जी की स्थिति नहीं बदलती है, और अंतिम अर्धवर्णों को अगर उल्टा लिखा जाता है मतलब कि सेकेंड हाफ को रिवर्स लिखा जाता है तो टी अपना जगह नहीं छोड़ता है। क्यों, क्योंकि वो मिडल में होता है। तो 32 का आंसर क्या चला जाएगा, सी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 33 नंबर देखिएगा, ब्रैकेट में 27 दिया हुआ है, फिर 15 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ, फिर उसके बाद यहां पे 10 दिया हुआ है
और यहाँ पे 4 दिया हुआ है। कह रहा है से संतुलित समीकरण प्राप्त करने हेतु हैच चिन्ह को गणितीय चिन्हों से बदलने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुने। तो जब सही विकल्प चुनना होगा तो डिवाइड को पकड़ो। क्या करना है? डिवाइड को। तो ये कह रहा है कि डिवाइड को दूसरे पॉइंट पे रखिए। तो डिवाइड को अगर मैं दूसरे पॉइंट पे रखूंगा तो 7.5 आ जाएगा लगभग, मतलब कि ए का चांस नहीं बनता है। डिवाइड को कह रहा है कि चलो तीसरे अंक पे रखते हैं, तो डिवाइड को हम यहां रख सकते हैं। तो सी या डी में से तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करो तो लास्ट से ट्राई करो। चलो मैंने अगर यहां पे प्लस किया और यहां पे इक्वल टू किया, ठीक है, और यहां पे डिवाइड किया, तो ये समीकरण ही गलत हो जाएगा कि नहीं बताओ? क्योंकि इसके अंदर में इक्वल टू तो डाल नहीं सकते। अब बी या सी में से होगा, तो सी को हम लोग अगर ट्राई करते हैं तो ये कह रहा है कि प्लस, यहां पर क्या कह रहा है? यहां पे कह रहा है कि माइनस कीजिए, प्लस माइनस, यहां पे कह रहा है कि डिवाइड कीजिए और यहां पे कह रहा है कि इक्वल टू कीजिए। तो चलिए करके देखते हैं। तो कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितना? 27 और 15, 42 - 2 40 भागा 10 = 4 आ गया। मतलब कि आपका आंसर क्या चला गया? 33 का सी चला गया। 33 का आंसर सी चला गया। कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34। 1 जुलाई 1977 शुक्रवार का दिन था, तो 1 जुलाई 1970 का दिन था। तो मतलब कि 77 को शुक्रवार था, तो 70 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। 1 जुलाई 1977 को शुक्रवार था, तो पूछ रहा है कि सेम डेट 7 साल पहले यानी कि 1970 में क्या होगा? तो जरा बताओ, अंतर कितने वर्ष का? अंतर 7 वर्ष का। मतलब कि 7 दिन तो घटेगा, क्योंकि आपको पता है कि सेम डेट हर साल एक एक दिन बढ़ा है, तो 70 से 77 में 7 दिन बढ़ा होगा। लेकिन जुलाई का महीना है, तो जब जब जनरल से लीप गए होंगे 2-2 दिन बढ़ा होगा। तो इसके बीच में लीप कितना आया होगा? तो ये जरा देख लो, तो लीप कितना आया होगा? तो जब जब जनरल से लीप में 1 दिन बढ़ा, इसका मतलब लीप से जनरल में एक एक दिन और घटेगा। तो लीप से जनरल में एक एक दिन और घटेगा, तो इसके बीच में लीप कितना आता है? 72 और 76, मतलब कि 2 दिन और घट जाएगा। लीप ईयर कितने? 9, मतलब कि 9 दिन घट जाएंगे। कितना दिन? 9 दिन। तो अब बताओ, शुक्रवार में से 9 दिन घटाइए या शुक्रवार में से 2 दिन घटाइए, बात एक ही है। आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। आंसर बुधवार, ए नंबर ऑप्शन। तो 34 का ऑप्शन क्या चला जाएगा? ए। क्लियर है? चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 से 37। कह रहा 5 छात्र अजित, अर्जुन, चंद्रिमा, देबू तथा शशि के पास भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, विज्ञान तथा सांख्यिकी की कुल 5 किताब है, जो लेखकों गोयल, कपूर, हंसा, सेन तथा बासु द्वारा लिखी गई है। प्रत्येक छात्र के पास 5 विषयों में से किसी एक विषय की केवल 1 किताब है तथा प्रत्येक लेखक केवल 1 ही किताब लिख सकता है। तो चलिए पहले नाम लिख लेते हैं। 5 छात्र कौन कौन है? तो अजित, अर्जुन, चंद्रिमा। तो लिख लो पहले, अजित, अर्जुन, चंद्रिमा, देबू तथा शशि। क्लियर है? अब देखेंगे, इन 5 के पास एक एक किताब है और हर एक किताब का लेखक अलग अलग है। क्लियर? तो एक को हम लोग किताब, एक को लेखक। तो क्वेश्चंस कहां से हो रहा है? ये कि गोयल भौतिकी के किताब का लेखक, जो कि शशि अजित के पास नहीं है। अब गोयल भौतिकी के किताब का लेखक है, पता चल चुका है कि भौतिकी का लेखक कौन है? गोयल। लेकिन
शशि अजित के पास नहीं है। अब बताओ शशि या अजित के पास नहीं है, छोड़ दो, पहले पॉजिटिव को बैठा लो। देबू के पास बासु द्वारा लिखित किताब है। अब देबू के पास किसके द्वारा, तो बासु के द्वारा लिखित किताब है, तो बासु को मैंने यहां पे रख दिया। देबू के पास कौन सा है, तो बासु के द्वारा लिखित किताब है। आगे देखिए, चंद्रिमा के पास गणित की किताब है। अब चंद्रिमा के पास कौन से किताब है, सब्जेक्ट को यहां लिखते हैं, तो चंद्रिमा के पास गणित की किताब है। शशि के पास सांख्यिकी की किताब है जो कपूर के द्वारा नहीं लिखी गई है। अब शशि के पास सांख्यिकी की किताब है, अब शशि के पास सांख्यिकी की किताब है जो कि कपूर के द्वारा नहीं लिखी गई है। जीव विज्ञान की किताब सेन के द्वारा लिखी गई है। अब जीव विज्ञान की किताब सेन के द्वारा लिखी गई है। अब जरा मिलाओ निगेटिव वाले को, तो गोयल भौतिकी की किताब का लेखक है, मतलब दोनों साथ में होगा, लेकिन कहां नहीं हो सकता, तो शशि या अजित के पास नहीं हो सकता। अब बताइए, दोनों सेट में यही दो जगह खाली है, अब अजित के पास नहीं हो सकता तो किसके पास हो जाएगा, अर्जुन के पास। मतलब भौतिकी की किताब किसके पास, बताइए, गोयल के द्वारा। अब समझे, तो भौतिकी गोयल के द्वारा लिखी गई है लेकिन अजित के पास नहीं, तो दोनों सेट में यही होगा। अब एक सेट यहां दिया गया है कि जीव विज्ञान की किताब सेन के द्वारा लिखी गई है, तो जीव विज्ञान और सेन कहां हो सकता है, यहां तो हो नहीं सकता, तो यहीं होगा। तो जीव विज्ञान किसके द्वारा लिखी गई है, सेन के द्वारा लिखी गई है, सेन के द्वारा लिखी गई है। अब एक सब्जेक्ट कौन बच गया ये बताओ, गणित तो हो गया, भौतिकी, रसायन शास्त्र बचा हुआ है। कौन सा बचा हुआ है, रसायन शास्त्र बचा हुआ है। अब दो लेखक में से यहां क्लियर लिखा हुआ है कि चंद्रमा के पास गणित की किताब, शशि के पास सांख्यिकी की किताब है जो कपूर के द्वारा नहीं लिखी गई है, तो सांख्यिकी की किताब कपूर ने नहीं लिखी है तो कपूर यहां हो जाएगा। और एक राइटर कौन बच गया है, गोयल कपूर, हंसा बचा हुआ है। कौन बचा हुआ है, हंसा, तो हंसा यहां हो जाएगा। बस सेट हो गया आसानी से। अब देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रसायन शास्त्र की किताब किसके पास है। तब जरा बताओ कि रसायन शास्त्र की जो किताब है वो किसके पास है, तो देबू के पास है। मतलब 35 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 35 का ऑप्शन ए, 35 का ऑप्शन ए। क्लियर है। अब इसी पे 36 भी है और 37 भी है। क्लियर। अब देखो कि 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में यहां पर दिया हुआ है। 36 में कह रहा है विषय तथा लेखक का सही संबंध है, विषय तथा लेखक का सही संबंध। 35 नंबर तो सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम 36 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो विषय तथा लेखक का सही संबंध, रसायन शास्त्र और वास्तु, तो रसायन शास्त्र और वास्तु तो मतलब कि बिल्कुल सही है, रसायन शास्त्र और वास्तु सही है, मतलब 36 का भी आंसर क्या हो जाएगा, तो 36 का भी आंसर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए फिर लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37 भी इसी पे दिया हुआ है ना। तो चलिए जरा 37 नंबर में देखिए क्या कह रहे हैं। 37 नंबर में देखिए, कह रहा है विषय छात्र तथा लेखक का गलत संबंध है। तो पहला कह रहा है कि जीव विज्ञान अजित और सेन, तो जीव विज्ञान अजित और सेन ये तो सही है, तो आंसर नहीं होगा। सांख्यिकी शशि और हंसा, तो सांख्यिकी शशि और हंसा ये भी सही है, तो आंसर नहीं होगा। भौतिकी अर्जुन गोयल, तो भौतिकी अर्जुन गोयल ये भी सही है। गणित चंद्रिमा और हंसा ये गलत दिया हुआ है, तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, डी नंबर। तो 37 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए जरा इसको जल्दी से लिख लीजिए। क्लियर है। चलिए फिर अगला, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई तथा एफ एक ही मंजिल के 6 अलग अलग तल पर रहते हैं। चलो बना लेते हैं। ये हो गया पहला तल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इन 6 तल पर अलग अलग पर्सन रहेंगे, है ना। चलो फिर अब किस पे कौन रहता है वो पता करते हैं हम लोग। तो पहला लाइन क्या कह रहा है देखिएगा, ए किसी सम संख्या वाली तल पर रहता है, ए किसी सम संख्या वाले तल पे रहता है। इसका मतलब ए या तो 2 पे रहेगा या 4 पे रहेगा या तो 6 पर रहेगा।
सी तथा एफ के बीच दो तलों का अंतर है और एफ का तल सी के तल के ऊपर है। अब सी तथा एफ के बीच में दो तल होना चाहिए और एफ का तल सी के ऊपर है और एफ का तल सी के ऊपर है। यही नहीं कह रहा है कि सी तथा एफ के बीच दो तलों का अंतर है और एफ का तल सी के तल से ऊपर है। सी दूसरी मंजिल पर नहीं रहता है और याद रखिएगा कि सी जो है सेकंड पे नहीं रहेगा, सी सेकंड पे नहीं रहेगा, सी दूसरी मंजिल पर नहीं रहता है। बी एक विषम तल पर नहीं रहता है। अच्छा बताइए कि बी एक विषम तल पर नहीं रहता है, इसका मतलब बी भी या तो 2 पे रहेगा या 4 पे रहेगा या 6 पर। ए भी सम संख्या तल पे रहता है और बी भी जो है विषम संख्या तल पे नहीं रहता है, मतलब सम। डी एफ से ऊपर किसी तल पर रहता है। अब डी कहां पे, तो डी जो है वो एफ से ऊपर किसी तल पर रहता है। ए ई का निकटतम तल पर नहीं रहता है, मतलब कि ए और ई साथ में नहीं होगा। इतना ही इंफॉर्मेशन है। अब यही लाइन से हम लोग शुरुआत करेंगे। सी सेकंड पे नहीं रह सकता और सी से 2 फ्लोर के बाद एफ। तो अगर हम सी को 1 पर रखते हैं तो 2 फ्लोर के बाद, क्योंकि सी को हम 2 पे नहीं रख सकते तो 1 पर तो रख सकते हैं ना। अब 1 2 के बाद यहां पर एफ हो जाएगा। अब एफ से ऊपर डी रहेगा, एफ से ऊपर डी रहेगा तो हो जाएगा। लेकिन सी को तो 2 पे आप नहीं रख सकते। अगर मान लो कि सी को 3 पे रहते हैं तो 1 2 के बाद एफ चलिए हो जाएगा, लेकिन एफ से ऊपर डी हो पाएगा, बताओ तो आप? नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। मतलब कि यही एक चांस बन रहा है। अब देखिएगा, अब एफ तो 4 पे रह रहा है तो मतलब ए 4 पे नहीं रह सकता और बी भी 4 पे नहीं रह सकता। तो अब बताइए 3 ही सम संख्या का तल है। अब ए और बी भी सम पे ही रहेगा और एफ भी सम पे रहेगा, मतलब 6 और 2 पे कौन रहेगा? ए बी। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहां पर 6 पे कौन रहेगा? 6 पे कौन रहेगा? या तो ए या तो बी। उसी तरह से 2 पर भी या तो ए या तो बी। अब बताइए कि एफ से ऊपर जो डी है तो डी किस पे रहेगा? 5 पे। अब ए और ई जो है पड़ोसी नहीं है तो ई तब तो यही होगा, क्योंकि ये 2 और 6 तो बुक है सम संख्या तल ए और बी के लिए, तो ई को यही जगह बच गया। अब ई और ए पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब ए यहां हो जाएगा और बी यहां हो जाएगा। सेट हो गया। फिर से समझो, कह रहा था कि सी से 2 फ्लोर के बाद ऊपर में एफ का फ्लोर होना चाहिए। तो सी को 1 पर रखे तो एफ 4 पे हो गया और सी को 2 पे रख नहीं सकते। अगर 3 पे सी को रखते हैं तो एफ को 6 पर रखना पड़ेगा, लेकिन एफ से ऊपर डी नहीं हो पाएगा। मतलब यही एक चांस बन रहा है। सी और एफ को बैठाए तो अब ए और बी जो है सम संख्या वाली तल पे रहेगा। तो 4 पे एफ तो 6 और 2 तो ए और बी ने बुक कर लिया, तो एफ से ऊपर डी तब तो 5वें पे ही होगा। अब 3 पे तो ई ही होगा और कोई चांस बना नहीं। तो कह रहे विषम तलों पर कौन कौन रहता है, जरा बताएंगे कि विषम तलों पर कौन कौन रहता है? तो सी रहता है, ई रहता है और डी रहता है। सी ई डी, मतलब कि सी नंबर आंसर। तो बताइए 38 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 38 का आंसर सी। अब इसी पे एक सवाल और पूछ रहा है, इसी पे एक सवाल आपसे और पूछ रहा है। वो क्या है तो ध्यान दीजिएगा कि बी का पड़ोसी जो है वो कौन है। 38 का तो आंसर हो गया। तो कह रहे बी का पड़ोसी कौन कौन है, तो जरा बताइए बी का पड़ोसी कौन कौन है? सी और ई। बी का पड़ोसी कौन कौन है? सी एंड ई, मतलब 39 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए जरा जल्दी से इसको लिख लीजिए, तो अच्छा क्वेश्चन था ये। क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। 40 नंबर में कह रहा है 2 कथन दिए गए हैं। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि हो रही है। अब पिघलते ग्लेशियर जल स्तर की वृद्धि का कारण बनेंगे जो तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। तो पहला कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग का एकमात्र प्रभाव ग्लेशियर का पिघलना है। गलत। ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ ग्लेशियरों के प्रभाव से होता है? नहीं। तो डेफिनेट कर दिया निष्कर्ष में, तो समझिए गलत होगा। ग्लोबल वार्मिंग तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रभावित करेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि यहां पर बता दिया है रीजन तटीय क्षेत्र को प्रभावित करेगा। तो केवल और केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो बताइए कि 40 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर।
40 का आंसर बी। क्लियर है? 41 नंबर क्या कह रहा है? यदि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से और सी बड़ा है डी से, तो निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से गलत है? तो पहला कह रहा है कि ए डी से बड़ा, तो ये तो सही कह रहा है, ये आंसर नहीं होगा। ए सी से बड़ा, ये भी सही कह रहा है। बी डी से बड़ा, ये भी सही, लेकिन डी ए से बड़ा, ये तो छोटा है ना। बताइए कि ये जो है ये छोटा है, तो ये कह रहा है कि बड़ा है, मतलब सी नंबर जो है वो गलत है। अब जो गलत है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बताइए 41 का ऑप्शन क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा। 41 का ऑप्शन सी। क्लियर? चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर क्या कह रहा है? LMNO PQRS और T अक्षरों को 9.1 से 9 में स्थानापन्न किया जाता है, लेकिन इस क्रम में नहीं जैसा कि दिया गया है। P को 4 से निर्दिष्ट किया गया है। P और T में 5 का अंतर है। N और T में 3 का अंतर है। N को किस पूर्णांक से निर्देशित किया गया है? तो LMNO PQRS T अक्षरों को 9.1 से 9 में स्थानापन्न किया जाता है, लेकिन इस क्रम जैसा कि तो N को किस पूर्णांक से निर्दिष्ट किया गया? अब कह रहा है कि P को 4 से निर्दिष्ट किया गया है, तो P की वैल्यू 4 दी गई है, दिया गया है ना, ठीक है। अब P और T में 5 का अंतर है, तो P और T में 5 का अंतर है, तो या तो क्या हो सकता है, तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9, क्योंकि P और T में 5 का अंतर है। N और T में 3 का अंतर है, तो अब N P और T में कितना का अंतर है? 5 का अंतर है, तो यानी कि 9 होगा। और T और N में 3 का अंतर है, तो 3 का अंतर का मतलब क्या हो गया? या तो 6 और 9 3 12 तो हो नहीं सकता, जरा सा ध्यान दो। तो 3 का अंतर है, तो 9 3 12 तो नहीं हो सकता, तो क्या हो सकता है? 6 ही होगा। क्या हो जाएगा? 6 होगा, मतलब कि सी नंबर आंसर 42 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? चलिए जरा लिख लीजिए जल्दी से। क्लियर? अगला सवाल 43 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। क्या निम्नांकित आकृति में त्रिकोणीय और वर्गाकार आकृति खंडों की संख्या बताइए। मतलब ट्रायंगल्स और स्क्वायर ढूंढने हैं। तो सबसे पहले एक बात बताओ, ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर में ट्रायंगल्स कितने होंगे? तो 1 2 3, मतलब ये 6 पार्ट में बटा हुआ है, तो 6 गुना 2 12, तो उसके अंदर में बन जाएगा। प्लस ये 3 वाले कहाँ कहाँ बन रहे हैं ये बताओ। तो 3 वाले की अगर मैं बात करूं, तो 3 वाला एक यहाँ पे बन रहा है, सॉलिड बन रहा है। फिर एक 3 वाला आपको यहाँ पर भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 3 वाला एक यहाँ पर भी, प्लस 3 गुना 2, 3 गुना 2, तो 12 और 6 कितना हो गया? 18 हो गया। 18 के बाद और भी कहीं पे बन रहा है, तो जी हाँ देखिए, एक तो छूट ही गया। एक 3 वाला आपको यहाँ पर भी तो बन रहा है, एक 3 वाला यहाँ पर, ठीक है। तो 3 गुना 3 ये हो जाएगा। या फिर एक काम करो, इससे भी बेहतर टेक्निक है सर, क्या? तो ध्यान देना, इसमें सबसे पहले तो अगर किसी स्क्वायर या रेक्टेंगल में 4 पार्ट में बांटता है तो इसमें 8 बनता है, और इसको अगर आप 6 पार्ट में बांट देंगे तो इसमें 12 बनता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसकी, ध्यान दो, तो इसमें 1 2 3, तो 12 तो यहां बन गया, 12 बना यहां पे, प्लस अब इसकी बात करो जरा, 8 इसमें भी बन जाएगा। तो 8 जब इसमें बन जाएगा तो उसमें एक त्रिभुज ये वाला पहले से कॉमन है कि नहीं है? तो आप बताओ 8 लोगे या 7 लोगे? तो सर 7 लेंगे, तो 12 7 19। 19 के बाद अगर हम बात करते हैं, तो 19 के बाद अगर बात करते हैं तो इसमें सब आ गया। 19 के बाद बात करो तो इसमें 3 त्रिभुज हो गए, सॉलिड का सॉलिड 3 त्रिभुज बनता दिख रहा होगा आपको।
तो 3 यहाँ पे बन गया, 12 7 19 3 22। 22 के बाद आप जरा ध्यान दोगे तो 22 के बाद 4 त्रिभुज और बन रहे हैं, 1 2 3 और 4, मतलब कि 4। टोटल कितने त्रिभुज हो गए? 26 तो त्रिभुज हो गए, 26 त्रिभुज हो गए। अब वर्गों की संख्या की अगर मैं बात बताऊं, अब वर्गों की संख्या की बात मैं बताऊं तो वर्ग कितने बन रहे हैं वो काउंट कर लेते हैं। तो वर्ग कहाँ कहाँ पे बन रहा है, तो वर्ग अगर बात करते हैं तो एक वर्ग यहाँ बन रहा है, एक वर्ग यहाँ बन रहा है, 2 के बाद एक वर्ग यहाँ पे बन रहा है 3। और क्या कोई वर्ग बन रहा है? नहीं। 26 कोण और 3 वर्ग, 26 कोण और 3 वर्ग, मतलब कि आंसर 43 का सी हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था, तो 43 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? 12 यहां से निकला त्रिभुज, 8 नहीं 7 निकला, क्योंकि ये वाला त्रिभुज जो है दोनों में कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो 12 7 19, 3 ये बड़ा त्रिभुज वाला और 4 यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है 26। चलो फिर आगे बढ़ते हैं 44 नंबर। बहुत आसान सवाल है। अब मान लो कि इस फिगर को ऐसे रख दिया जाए तो ऊपर कैसा दिखेगा? तो ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? डॉटेड लाइन तो नहीं दिखेगा, पूरा क्रॉस तो वो किया हुआ है नहीं, पूरा क्रॉस किया हुआ है नहीं, या ऐसा तो नहीं दिखेगा, ऐसा दिखेगा, क्योंकि ये क्या है नीचे से जो है सो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, मतलब कि बी नंबर क्वेश्चन। 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 44 का ऑप्शन बी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं 45 नंबर। क्या कह रहा है देखिएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी? तो सबसे पहले देख लो, एक आकृति जो है ये आएगी ना, क्योंकि जब ये लाइन है तो ये भी लाइन होगा। फिर उसके बाद जब ये लाइन खींचा हुआ है तो यहाँ से ये लाइन होगी, ये लाइन होगी। उसके बाद जब यहाँ पे ऐसे बना तो एक यहाँ से बनेगा कि नहीं बनेगा? ध्यान से देखो तो एक ये बनेगा, मतलब कि जेड की तरह बनना चाहिए। अब जेड में जो है सो क्या होगा, तो एक जो है इधर तो एक जो है वो इधर बनेगा, ऐसा। अब ऐसा वाला डायग्राम जरा बताओ कि किस में दिख रहा है, ऐसा वाला डायग्राम किस में दिख रहा है? सेम टू सेम इस तरह का डायग्राम किस में दिख रहा है? तो देखिएगा तो सी नंबर फिगर में दिख रहा है। एक तो जेड बना, जेड में एक ये त्रिभुज, जेड के कोने से एक ये त्रिभुज देखिए बन रहा है ना, जेड तो बन ही रहा है, जेड के अंदर में त्रिभुज, मतलब 45 का जो ऑप्शन होगा वो सी दिया हुआ है। थोड़ा टेढ़ा कर दिया है, अगर आप इसी को सीधा करके देखो तो आपको लगेगा कि यहाँ पे वो एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर। क्या कह रहा है? a प्लस बी का अर्थ है बी की बहन है, माइनस का मतलब भाई, और ये तो कह रहा है तो r का s से क्या संबंध है? तो पूछ रहा है कि r का s से क्या संबंध है, r का s से क्या संबंध है। कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो कितना आसानी से ये क्वेश्चन बनता है। अच्छा बताओ मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? माँ, तो ये माँ हो गई इसकी। अच्छा प्लस का मतलब क्या है? बहन। डिवाइड का मतलब क्या है? पिता। माइनस का मतलब क्या है? भाई। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? माता। बस हम आ गए। तो हमको एस से ये देखना है। तो ध्यान से देखो, इनकी बहन, बहन के पिता मतलब आर के पिता का भाई चाचा, और चाचा की माता मतलब कि दादी हो गई। ये अगर दादी तो आर क्या हो जाएगी? पौत्र, यानी कि पौत्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। तो 62 का ऑप्शन बी। एक बार और समझो। सबसे पहले जो सिंबल जिसको इंडिकेट करा मैंने लिख लिया। मल्टीप्लाई का मतलब माँ, प्लस का मतलब बहन, माँ की बहन के पिता के भाई की माता। तो हमको आर से एस जाना है, फालतू को छोड़ दीजिए। तो आर की बहन, अब बहन के पिता मतलब पिता का भाई मतलब चाचा, और चाचा की माता कौन होती है? दादी। तो एस यदि आर की दादी हुई तो ये क्या हो जाएगी? पौत्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पौत्री। तो 62 का आंसर बी। डायरेक्ट बनाइए क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट बनाना है क्वेश्चन को, आराम से बनेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, जरूर बनेगा। कि लिख करके बनाने के लिए तो सबको आता है, थोड़ा सा डिफरेंट नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा।
देखिए कुछ नहीं किया है, y का प्लेस वैल्यू 25 OGHURT। तो आपको भी क्या करना है, प्लेस वैल्यू इसने लिखा है और आपको भी प्लेस वैल्यू लिख देना है। तो d का प्लेस वैल्यू 4, 5, 22, 5, 12, 15 और 16, मतलब 45, 22, 51, 45, 22, 51, 215 और 16। तो 45, 22, 51, 215, 16 मतलब कि 63 का जो ऑप्शन होगा वो सी चला जाएगा। तो 63 का ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं, सभी ड्रम डंडे हैं। मान लो कि ये ड्रम हो गया, अब सभी ड्रम क्या है, DN से डंडे, सभी ड्रम डंडे हैं और कुछ ड्रम जो है वो बक्से हैं, BX से बक्से हो गए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पहला कह रहा है कि कुछ बक्से डंडे हैं, तो बिल्कुल सही, क्योंकि ये बक्सा हुआ और ये डंडा हुआ, तो दोनों में रिलेशन बन रहा है, मतलब पहला सही हो गया। दूसरा, कुछ डंडे ड्रम है, तो डंडा ये रहा और ड्रम ये रहा, दोनों जैसे ही साथ में हो, कोई भी दो साथ में हो मतलब कुछ को देखते ही सही। और सभी डंडे ड्रम है तो रिवर्स में सभी गलत माना जाता है, तो क्या हो जाएगा, केवल 1 और 2 निकलते हैं, मतलब कि बी नंबर ऑप्शन। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। डन? क्लियर है? ओके, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 65 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 65, लिखित 4 अक्षरों समूह में से 3 अक्षर समूह किसी प्रकार एक समान है, कोई एक अलग है। तो देखिएगा, U से V प्लस 1, V से Y प्लस 3 और Y से C, मतलब कि 29 होता है तो प्लस 4 और प्लस 5, मतलब 1, 3, 4, 5। यहाँ पे आते हैं तो प्लस 1 और प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 5, ये भी सही है। प्लस 1 प्लस 3 और प्लस 4 और प्लस 4, मतलब कि सी नंबर बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि सब में देख रहे हैं 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5। यहाँ पर भी देख लो 1, 3, 4 और 5, मतलब कि डिफरेंट कौन सा है, इस ग्रुप का जो डिफरेंट एलिमेंट है वो एलिमेंट सी नंबर है। क्यों, बाकी सभी में 1, 3, 4, 5 जोड़ा है, इसमें 1, 3, 4, 4 जोड़ दिया है, इसीलिए आंसर क्या चला जाएगा, सी नंबर चला जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 69 नंबर क्या कह रहा है, देखिएगा। अब इसको तार्किक रूप से, मतलब लॉजिकली आपको अरेंज करना है, तो भूख, रोना, स्तनपान, बच्चा, नींद और माँ। तो सबसे पहले हो जाएगा बच्चा, मतलब कि 4। उसके बाद बच्चा को जब भूख लगेगी तो बच्चा रोएगा, और जब बच्चा रोएगा तो माँ आएगी, और जब माँ आएगी, ठीक है, तो दूध पिलाएगी बच्चे को, और उसके बाद बच्चे को नींद आ जाएगी, उसके बाद बच्चे को नींद। सही क्रम यही है ना, बच्चा रोएगा, बच्चा को भूख लगेगी तो वो रोएगा, माँ आएगी, दूध पिलाएगी और वो बच्चा सो जाएगा, मतलब कि 69 का आंसर क्या चला जाएगा, सी नंबर। जो बेस्ट लॉजिक है वही आंसर करना होता है, तो 69 का आंसर क्या चला जाएगा, सी नंबर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन में, देखिए क्या कह रहा है। कथन है कि सभी पोस्ट कार्ड लिफाफे हैं, मतलब जितने भी पोस्ट कार्ड हैं सभी के सभी क्या हैं, लिफाफे हैं, और कोई भी लिफाफा कागज नहीं है, कोई भी लिफाफा कागज नहीं है। चलो पहला क्या कह रहा है वो बताओ, कि कुछ लिफाफे पोस्ट कार्ड हैं, तो कुछ लिफाफे पोस्ट कार्ड हैं, तो बिल्कुल हैं, लिफाफे और पोस्ट कार्ड दोनों एक साथ है, मतलब कि पहला तो सही होगा। दूसरा, कोई भी कागज लिफाफा नहीं है, तो क्या कोई भी कागज लिफाफा नहीं है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि दोनों में क्या है, दुश्मनी है। अब कोई भी पोस्ट कार्ड कागज नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सही। तो आप क्या कहोगे कि 1 और 2, 3 सभी निकलते हैं, मतलब कि 70 का जो आंसर होगा वो सी चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये दोनों का इससे नेगेटिव है, तो ये भी सही होगा और ये भी सही होगा।
तो आंसर क्या चला जाएगा, सी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 71 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है PURWT। ध्यान देना अगर कि P से R से T से V, अभी से ये मतलब कि सब में 2 2 2 2 बढ़ रहे हैं। तो उसी तरह से U से W, W से यहाँ और A, तो इधर क्या हो रहा है, +2 +2 +2, तो U +2 W हो गया। तो W +2 करेंगे तो क्या आना चाहिए, Y आना चाहिए। क्या आना चाहिए, Y आना चाहिए। और Y में जब 2 जोड़ेंगे तो A आएगा, मतलब 71 का आंसर B चला जाएगा। समझ गए, अल्टरनेट करके 2 2 बढ़ा रहा है, अल्टरनेट करके 2 2 बढ़ा रहा है। जैसे U में 2 जोड़ा तो W, हम भी W में 2 जोड़ दिए तो Y आ गया, Y में 2 जोड़े तो A आ गया। मतलब कि सीरीज अल्टरनेट है लेकिन 2 2 की इंक्रीमेंट हुई है, 2 2 इंक्रीज कर रहे हैं सारे एलिमेंट। ठीक है, अगला सवाल 72 नंबर, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। नीचे दिए गए आरेख में पंचभुज जो है वो क्रिकेटर को दर्शाता है। पंचभुज किसको दर्शा रहा है, CRC क्रिकेटर को प्रतिनिधित्व करता है। और वर्ग जो है वो शतरंज के खिलाड़ी को, वर्ग किसको, शतरंज के खिलाड़ी को। और वृत्त जो है वो क्लर्क को, वृत्त जो है वो क्लर्क को। चलो ठीक है, तो आरेख में दी गई संख्या से उस श्रेणी विशिष्ट में व्यक्तियों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। कह रहा है कितने क्रिकेटर शतरंज खिलाड़ी तो हैं लेकिन क्लर्क नहीं, तो वो कह रहा है कि क्लर्क नहीं है। तो क्लर्क नहीं है तो सबसे पहले उसको काट करके हटा दो। अब शतरंज की खिलाड़ी होने चाहिए और क्रिकेटर होने चाहिए, तो दोनों में कॉमन कितने हैं, 22। क्लर्क को हटा दिए, अब बताइए दोनों में कॉमन कौन है, तो 22 है। इसका मतलब कि आंसर क्या चला जाएगा, 72 का आंसर सी चला जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 73, कह रहे एक ही पासा के 3 भिन्न स्थितियां को दर्शाया गया, चिन्ह एंड के विपरीत। तो एंड इसमें है, तो ध्यान दीजिएगा एंड इसमें है, तो इस दोनों में क्या चीजें कॉमन है, तो सिर्फ परसेंटेज कॉमन है। क्या है, सिर्फ परसेंटेज कॉमन है। तो क्लॉकवाइज में लिख दीजिए परसेंटेज एरो हैशटैग, और यहां पे परसेंटेज प्लस और एंड। इसमें क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं, ये दोनों आपस में अपोजिट, और इसका अपोजिट बच कौन गया है, एक डॉलर बच गया है, ये दोनों आपस में अपोजिट होंगे। तो आपसे पूछ रहा है एंड के विपरीत फलक पर कौन होगा, तो एंड के विपरीत फलक पर हैच होगा, मतलब आंसर ए। 73 का आंसर ए चला जाएगा। क्लियर है, क्लॉकवाइज रूल से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दुर्घटना का संबंध चोट, दुर्घटना होती है तो चोट लगता है, तो उसी से मिलता जुलता ढूंढना है। तो आय भ्रष्टाचार गलत, किसान मेहनत क्योंकि ये निगेटिव पॉइंट कर रहा है, तो संक्रमण और रोग जो होगा वो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 79 का जो ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, 80 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। 80 नंबर में किसी कोड भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन को ये लिखा जाता है ना। तो देखिएगा DIS को DIS, TRI तो TRI, BUT तो BUT, ION तो ION, मतलब कि 3 3 लेटर को
रिवर्स कर रहा है। क्या कर रहा है? 3-3 लेटर को वो रिवर्स कर रहा है। तो आपको भी क्या करना है, यहाँ पर 3-3 लेटर को रिवर्स कर देना है। जैसे कि ABB, REV, IAT, ING रिवर्स लिखते जाइए तो क्या हो जाएगा? BBA हो जाएगा। चलो मैंने रिवर्स कर लिया। उसके बाद REV है तो VER हो जाएगा। मैंने चलो इसको भी रिवर्स कर दिया। अब IAT है तो TAI हो जाएगा। मैंने भी IAT को रिवर्स कर दिया। अब ING तो मैंने भी ING को रिवर्स कर दिया और यही हमारा आंसर हो गया। तो BBA VER, तो BBA VER फिर TAI मतलब कि C नंबर आंसर। तो 80 का आंसर जो चला गया वो C चला गया। क्लियर? तो 80 का आंसर C। अगले सवाल पे पढ़ते हैं। 81 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। इसमें किया क्या है तो देखो, 51 में से 35 घटाते हैं तो इक्वल टू 16 हुआ, और गुना 2 करते हैं तो इक्वल टू 32 आ जाता है। उसी तरह से इसकी भी बात करें तो 37 में से 28 घटाते हैं तो 9 आता है, और गुना 2 करते हैं तो 18 आ जाता है। आ जाता है कि नहीं? तो हमको भी क्या करना है इसमें, तो 47 माइनस x करेंगे इक्वल टू जितना भी आएगा 2 से गुना करने पर 14 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर हमको 7 चाहिए। मतलब कि x के जगह पे अगर हम 40 रखते हैं तो 47 माइनस 40 7 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? गुना 14 हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन बी, यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा? 40 रखना पड़ेगा। तो 47 माइनस 40 7 गुना 2 14। तो 81 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। क्लियर है? 81 का आंसर डी। क्लियर? चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 82 नंबर में सभी उल्लू जो हैं वो तोते हैं। यह गया उल्लू। अब सभी उल्लू क्या हैं? तोते। अब कुछ तोते जो हैं वो कौवे हैं। क्लियर? अब देखिए क्या कह रहा है कि कोई भी उल्लू कौवा नहीं है। तो जब सारा निगेटिव बात कर रहा है, ये पॉजिटिव बात कर रहा है। सॉरी साहब, जब सारा पॉजिटिव बात कर रहा है तो निगेटिव बात करे तो गलत। सभी तोते उल्लू हैं तो गलत। तोता क्या सभी तोता उल्लू है? गलत। उल्टा दे दिया, ये भी नहीं होगा। कुछ उल्लू कौवे हैं तो बिल्कुल गलत, क्योंकि उल्लू और कौवा नहीं है, तो ये भी गलत। लेकिन अगर बात करें इस दोनों में 1 और 3 में आइदर होगा। सर क्यों आइदर होगा? क्योंकि देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों का दोनों गलत है। एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव भी है, और कुछ के साथ कोई नहीं है, मतलब आइदर होगा। तो क्या कहेंगे? निष्कर्ष 1 अथवा निष्कर्ष 3 निकलता है ना। निष्कर्ष 1 अथवा निष्कर्ष 3 निकलता है। तो 82 का जो आंसर चला जाएगा वो डी चला जाएगा। 82 का आंसर डी चला जाएगा कि 1 और 3 में क्या हो रहा है? आइदर हो रहा है। समझ गए? चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चंस का बनाने का ना टेक्निक होता है, मैं आपको लिख करके बता देता हूँ। डैश सी डैश, फिर है बी डी डैश, ए सी डी बी डी, ए सी डी बी डी डैश, फिर ए डैश डी बी डैश और ए। ये दिया हुआ है। ये टोटल है कितने पहले काउंट करके बताओ। ये टोटल है कितने? तो 2 1 3, देखिए 3
3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 है। टोटल कितने हैं? 18। इसका मतलब पक्का वो 3 3 में बांटा है, पक्का वो 3 3 में बांटा है। तो देखिएगा, तो इसका रिलेशन इससे, फिर इससे, उसी तरह से इसका रिलेशन इससे और फिर इससे, क्योंकि ये भी बी से, तो बी डी लास्ट लेटर ए है, तो यहां पर भी लास्ट लेटर ए होना चाहिए, यहां पर भी लास्ट लेटर ए होना चाहिए, क्योंकि बी डी ए और बी डी ए। इधर की बात करते हैं तो ए सी डी है, तो ए सी डी, तो ए सी डी और ए सी डी, मतलब ए सी डी ए सी डी ए सी डी। अल्टरनेट में देखो, पहले 3 3 को बांटे, अब अल्टरनेट करके देखिए, ए सी डी फिर इसको छोड़ दीजिए, ए सी डी फिर इसको छोड़ दीजिए, ए सी डी। उसी तरह से डी बी ए, इसको छोड़ दीजिए, डी बी ए, मतलब कि ग्रुप बनता दिख गया। तो आंसर क्या चला जाएगा? ए डी ए सी डी आपका आंसर हो गया। तो 3 3 में बांटे, तुरंत क्वेश्चन बन गया कि ए डी ए सी डी। तो ए डी ए, ओ माय गॉड, कैसे ये ग्रुप नहीं बना? बिल्कुल यही ग्रुप बना। ए डी डबल ए, यहाँ पर देखिए गलत दिया हुआ है, यहाँ पर सी कर लीजिएगा, आंसर तब जा कर के मिलेगा। 87 का आंसर बी होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, बस यहाँ तक सेट आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, सेट नंबर 15 आपका कंप्लीट होता है। तो बहुत जल्द हम लोग अगले सेट में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय सभी को। लिख लीजिए, इसमें से जो भी कुछ लिखना है वो आप लिख सकते हैं।